नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति नवादा ज़िले के बारसलीगंज विधानसभा में है। बारसलीगंज वो विधानसभा है जहां से पिछले 2 बार से अरुणा देवी यहां से चुनाव जीतते आ रही हैं। इससे पहले 2 और बार वो चुनाव जीत चुकी हैं। अभी हम अरुणा देवी के निवास स्थान अफसर गांव से हैं और हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है विधायिका अरुणा देवी के पति मिस्टर अखिलेश सरदार जी अखिलेश सिंह जी। सर, आपका नाम सरदार के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ तक। हाँ, तो आपका सर चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी सुमन जी हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और सबको हार्दिक स्वागत। और अपील भी है कि कल खैर बात में हम फिर इस विषय पर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो कल आपका नामांकन होने जा रहा है और नामांकन के ठीक पहले एक साक्षात्कार हमारे चैनल को दे रहे हैं। एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि अभी महागठबंधन की सीट का बंटवारा को लेकर ओहापोह की स्थिति है। महागठबंधन के लोग आपकी पार्टी पर शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप लगाते आए हैं। पप्पू यादव बराबर कहते आए हैं कि एनडीए के गठबंधन में रार है, एनडीए में सीट के बंटवारों को लेकर रार है, लेकिन एनडीए का सीट शेयरिंग तो लगभग तय हो गया है और अभी तक महागठबंधन का सीट आपके विधानसभा क्षेत्र से किनको हुआ है ये मुझे ज्ञात नहीं है। सर बताएंगे। नहीं, ये ज्ञात तो मेरे विधानसभा से किनको हुआ है मुझे भी ज्ञात नहीं है और चूँकि हुआ ही नहीं है। जैसे देखिए, एक बात है, विधानसभा मेरे छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की स्थिति वही है। चूँकि एक तरफ जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि किसी तरह से जिस पद से हम विमुक्त हो चुके हैं उस पद को कैसे हासिल करें, बस इसी जुगाड़ में सब जो है सो खेल चल रहा है। चूँकि उसमें वहाँ जो है सिर्फ स्वार्थ है, वहाँ राजनीति नहीं है, वहाँ मेरे राज्य की प्राथमिकता नहीं है। उन लोगों के लिए राष्ट्र की प्राथमिकता नहीं रहता है। उन लोगों का अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि हम उस गद्दी को किस हिसाब से किस जुगाड़ से हासिल करें। तो क्या व्यक्तिगत रूप से आपका व्यक्तिगत राय ये है कि राजनीति परिवारवाद का नहीं होना चाहिए, राजनीति विकास का होना चाहिए, सहमत है? बिल्कुल नहीं, राजनीति परिवारवाद नहीं होना चाहिए, राजनीति मानव मूल का होना चाहिए, मानववादी, मानव मूल के हित के लिए, मानव मूल के लिए होना चाहिए। कोई बड़ा रहे, कोई छोटा रहे, कोई अगड़ा रहे, कोई पिछड़ा रहे, कोई दलित रहे, कोई शोषित रहे। इस सब तरह के राजनीति करके एक जो मानव समाज में जो है सो कहीं न कहीं लोग विश्व घोलने का काम करते हैं, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे राजनीतिक लोगों से, चूँकि अब उसी परिवेश में हम भी जी रहे हैं, उसी हवा पानी में हम जी रहे हैं, तो इससे हम लोग भी वंचित नहीं हैं। लेकिन राजनीति होना चाहिए तो राम राज्य की राजनीति होना चाहिए। चलिए सर, लोकतंत्र में राम राज्य की परिकल्पना को करना ये कहाँ तक संभव है ये तो समय बताएगा, आपके क्षेत्र की जनता बताएगी। क्या इस बार आप चुनाव में फिर से तीसरी बार लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी, सही बात है। ये लोकतंत्र है, ये जनता तय करेगी। 2025 फिर से नीतीश सर, क्या कहना है? बिल्कुल 25 फिर से नीतीश। देखिए, उसका कारण है नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अंतिम पायदान से लेकर ऊपर तक के सब व्यक्ति का ख्याल रखा गया इस सरकार में। अभी 2 महीना पहले एक वाक्य हम आपको बता देते हैं कि 2 महीना पहले तक सरकार के जो है किसी भी जो लोगों के लिए जो व्यवस्था सरकार बनाई है, तो किसी प्रकार का व्यवस्था से डायरेक्ट जो सरकार लाभ देती है उससे हम बिल्कुल वंचित थे। क्योंकि जो इनकम टैक्स पेई व्यक्ति रहते हैं, तो जैसे हम अब किसान भी हैं, लेकिन इनकम टैक्स पेई है तो हम लोग किसान सम्मान निधि से वंचित थे, या और प्रकार के जितने भी सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है आम लोगों को, तो उस आम लोगों में हम लोग वंचित थे। लेकिन अब हम भी नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार जो है की जो योजना चल रहा है उसका हमको लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि 125 यूनिट जो बिजली आई
उसमें उस सबका ख्याल रखा गया, छोटा रहे बड़ा रहे, इनकम टैक्स पे ही रहे, अंत्योदय रहे, अंतिम पायदान पर रहे, चाहे ऊपरी पायदान पर रहे, चाहे मिडिल क्लास के लोग रहे। इसमें अब बिहार के कोई लोग नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार का लाभ नहीं ले रहे हैं। बिहार के कोई भी लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहना है विधायक जी का कि कोई भी ऐसा किसी भी पायदान पे हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी वर्ग के लोगों को हमारे नीतीश जी का सरकार उनको हर योजना से देने का काम। ये 10,000 का जो फंडा आया है सर, ये 10,000 बहुत सारी महिलाएं बोल रही है कि अगर मेरे खाते में नहीं आएंगे तो हम वोट करने ही नहीं जाएंगे सर। नहीं, देखिए जो सरकार की योजना जो चली है तो हर महिलाओं, चूँकि महिलाओं के उत्थान के लिए जो हर हाल में जो आबादी है उसकी आधी आबादी जो है सो महिलाओं की है। तो सरकार तो पहले से ही, जैसे आप आज छोड़ दिए 10,000 वाली बात हो, तो सबसे पहले स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित, खास करके बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्कूल में पोशाक की व्यवस्था की, साइकिल की, आने जाने में असुविधा न हो उसके लिए साइकिल की व्यवस्था की। तो बच्चियों पर भी पहले ख्याल रखा गया। उसके बाद सरकार जो है महिलाओं को आशा के माध्यम से हो, आशा दीदी के माध्यम से हो या जीविका दीदी के माध्यम से हो, इस हिसाब से भी महिलाओं को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम किया गया। फिर चाहे सरकारी सर्विस में बहाली का मामला हो, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान करके महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। और जो महिलाएं जो है कहीं न कहीं किसी प्रकार से अगर नौकरी में है, और अगर जो बेरोजगार महिलाएं हैं उसको जीविका दीदी के माध्यम से भी सबको रोजगार मुहैया करवाने की सरकार व्यवस्था कर रही है। अभी तो 10,000 हर महिलाओं के खाता में जाएगा। आने वाले समय में सरकार अगर फिर से आना ही सरकार है, सरकार आएगी तो महिला स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, किसी के सहारे नहीं रहे कि हाँ हम देखते रहेंगे कि हम हमारे पति जी, हमारे पिताजी अगर हमको 2 रुपया देंगे तब हम किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकेंगे। महिला भी स्वावलंबी हो, महिला भी आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सरकार का एक बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ा कदम है ये। सरकार का ये जो 10,000 के बाद 6 महीने तक अपने धंधा को बरकरार रखने के बाद 2 लाख रुपया देने का ये वादा जुमलाबाजी है या सच है सर? नहीं, देखिए जुमलाबाजी कहा जाता है, गांव घर में कहावत होता है कि काठ का हड़िया एक बार चढ़ता है। तो अगर ये सरकार जुमलाबाजी सरकार होती तो 20 वर्षों तक इसकी शासन नहीं रहती। ये इस बात से आप समझिए। और अगला आदमी तो कहने वाले, आप देखिए अभी नीतीश जी बुरे हैं, जब नीतीश जी उनके पाले में चल गए, देखिए पद का कितना बेचैनी है कि अगर नीतीश जी उनके पाले में चल जाएं तो तुरंत वही नीतीश जी अच्छे हो जाएंगे। समझ गए ना? बिल्कुल। जब वो पलट के चल गए तब अच्छे हो गए, और उधर से जब पलट के इधर आ गए, जब देखे कि नहीं यहाँ बिल्कुल दलदल है, यहाँ तो बिल्कुल जो उनकी छवि था उनको लगा कि यहाँ छवि अब मेरा बचने वाला नहीं है। नीतीश जी अगर गए थे, ठीक है, दुखी होकर गए थे, किसी कोई कारण हो सकता है, हम उस स्तर के तो हम लोग लीडर, उस स्तर के तो नेता हम लोग हैं नहीं, लेकिन जो भी कारण बना होगा जब गए वहाँ तो उनको लगा कि हमारी छवि बचना मुश्किल है। चूँकि इफेक्ट बात है, भाजपा गठबंधन में थे तब, भाजपा गठबंधन में नहीं थे कुछ समय के लिए तब भी नीतीश कुमार पर ये आरोप नहीं कोई लगा सकता है वह परिवारवादी है, वह घोटालेबाज है, वह भ्रष्टाचारी है। ऐसा आरोप तो नीतीश कुमार पर नहीं लगा। चलिए, ये बात तो उनका छवि जग जाहिर है, अगर छवि अच्छा नहीं रहता तो बिहार आज इस मुकाम पे नहीं होता। आपसे एक और प्रतिक्रिया लेंगे सर। जन स्वराज पार्टी के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, वो अपने पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप को आगे करके बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिए और अच्छा करना चाहते, तो क्या बिहार की शिक्षा प्रणाली अभी अच्छी नहीं है? जिससे एक बात आपको बताते हैं, अच्छा करना और अच्छी बात बोलना दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ गए ना? जी। एक था कि व्याधा आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना। और बोल भी रहा है, उसको सिखाया गया था, तो बोल भी रहा है, फंस भी रहा है। तो अच्छा बोलने में क्या जाता है? भगवान जिसको अगर कला दिया है, बोलने की कला दिया है, तो अच्छा वो बोल लेते हैं, लेकिन अच्छा करके दिखाएं तब तो। जो बोल रहे हैं, एक बिहार में एक प्रयोग हुआ
बिहार नहीं पूरे देश के अंदर दिल्ली में एक प्रयोग हुआ, केजरीवाल अच्छा बोल के और अन्ना हजारे को आगू करके और कहे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। पहला उनका आप स्टेटमेंट सुने हैं जिस प्रकार से अन्ना हजारे के आंदोलन में वो लोग जब भाग लिए थे, तो स्वच्छ भारत बनाना है उन लोगों को, और हम लोग पार्टी नहीं बनाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत बनाएंगे। उनका चुनाव लड़ना और बाद में उनका फिर स्टेटमेंट क्या बदल गया कि हम पार्टी में बिना बनाए हुए हम जन्म उत्थान कर ही नहीं सकते हैं, भारत का कल्याण कर ही नहीं सकते हैं, जो अन्ना हजारे ने अपना रास्ता अलग कर लिया। और देखे वही प्रशांत किशोर है, अन्ना हजारे के तो प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बने। वैसे वही प्रयोग जो है सो प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का अभिशाप उनको लगा और वो अंत में अपने प्रधानमंत्री पद से बेदखल हो गए। आपको कहे न कि देखिए एक बात है कि ठग का बाजार आपको कम कितना दिन चलेगा? रेत का महल नहीं चलता है। रेत का महल चलेगा? आप फिर बताइए। तो रेत जो बुनियाद उसका ढांचा तो बिल्कुल झूठा बुनियाद पर था, ठग के बुनियाद पर था, बिल्कुल फॉल्स था, तो कितना दिन रहता उसको गिरने में? कोई और आपको बता देते हैं कि अब आने वाले समय में आप पूरे हिंदुस्तान से सदा के लिए मिट जाएगा। आप हमको बता दीजिएगा, आने दीजिए चुनाव पंजाब से भी अगर आप विदा नहीं हो गया तो कहिए, क्योंकि वो हसीन सपना दिखाया, लोगों को सब्ज बाग दिखा के लोगों को ठगने का काम किया। तो चूँकि केजरीवाल जो है सो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नज़रिया जो है सो खोल दिया है, तो प्रशांत किशोर जी उसी थ्योरी पे चल रहे हैं। तो क्या बिहार में उसी तरह से फिसड्डी हो जाएंगे प्रशांत किशोर? बिल्कुल फिसड्डी हो जाएंगे। चलिए सर, क्या महागठबंधन के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार वादे करते आ रहे हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और बिहार में हमारी सरकार बन रही है? एक छोटा सा प्रतिक्रिया लेने से। देखिए एक बात बताते हैं, बदलाव हमको लगता है कि महामुकाबला हो सकता था, लेकिन जब तक बिहार की राजनीति में तेजस्वी रहेंगे तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको 15 साल मौका मिला और 15 साल के शासन में उस वक्त उनको मौका मिला जिस वक्त हम लोग बाज़ार जाते थे ना, तो कोई सौदा गांव घर की दुकान में भी जाते थे, कोई सौदा खरीदते थे तो बगल में मंगनी वाला नमचूस रखता था। तो उस वक्त अगर कुछ भी किए होते, कुछ भी एक आध 15 साल के अंदर में हमारा, जैसे लोग कहता है चीनी मिल की जो चीनी मिल बंद हुआ, जो कहते हैं कि हम रोजगार मुहैया करेंगे, उद्योग, ये सब बंद किसके रीजन में हुआ? बंद उन्हीं के रीजन में, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जो था व्यवस्था वो भी ध्वस्त हो गया। अब आप लोगों को जो है सो सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जैसा। सर, नवादा के 5 विधानसभा सीट में कितने सीटें एनडीए ला रही है? अबर जो है सो महागठबंधन नवादा 5 सीट से क्लीन स्वीप है। वो नवादा में 5 सीट से क्लीन स्वीप हो रही है महागठबंधन, ऐसा कहना है इनका। बहुत अच्छा सर, आपने हमारे साथ बातचीत में शामिल होकर अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे बातचीत करने के दरम्यान सब कुछ बात से अवगत हुए। कल नामांकन है, कौन से गेस्ट आपके पार्टी के ऊपर से आ रहे हैं, दिल्ली से आने वाले? नहीं, अभी तो नहीं कि एक आध घंटा में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने शुभचिंतकों, अपने इष्ट मित्र, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने हम लोगों का सादर आमंत्रण है कि नामांकन प्रक्रिया में पहुंचकर अपनी सहभागिता दें और मैडम को आशीर्वाद देने का काम करें। आपके क्षेत्र की जनता से मैं अपील करूंगा कि कल के नामांकन में आपके साथ रहें और चुनाव में भी आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो वो तो जनता बताएंगे। और यहाँ की जनता के लिए आपके मन में, आपके जहन में क्या परिकल्पनाएं हैं? अगले बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो कुछ महत्वाकांक्षी बात को बताएं, जिससे कि यहाँ की जनता वोट से अतर होकर विकास के बारे में सोचे। क्या करना चाहते हैं सर? आपके मन में क्या चल रहा है? जैसे देखिए बताते हैं, हम कोई डपोर संखी बात नहीं करते या हम कोई दिखावा में भी भरोसा नहीं रखते, लेकिन इतना रहता है कि अगर जनता जवाबदेही देगी तो जनता अगर जवाबदेही देगी तो उस पद का जो गरिमा रहता है, पहले उस पद का गरिमा का हम ख्याल रखते हैं कि उस पद का
आज तक दुरुपयोग हम अपने जो प्रतिद्वंदी है या हमको जो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं किसी के लिए हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि पूरे विधानसभा के अंतर्गत या और कहीं पूरे स्टेट के अंदर हम अपने पद का कहीं दुरुपयोग नहीं करते हैं। विधायक जी के पद का दुरुपयोग कहीं नहीं करते हैं और कहीं से आपको यह शिकायत नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जब अगर आप चूँकि जब ऐसे एक आम आदमी और एक कोई आप पद पर संवैधानिक आपको जनता जवाबदेही दिया तो आपका विचार सबके लिए एक समान होना चाहिए और एक समान विचारधारा से चलते हैं। और जैसे आज विकास की बात करते हैं, आज इससे बिजली आ रही है, आज राशन मिल रहा है, आज 10,000 जा रहा है, तो ये किसी जात पात धर्म पूछ के नहीं जाता है। उसी हिसाब से आने वाले विधानसभा समय में जो हम लोगों का बुनियादी ढांचा लगभग हम लोगों का अब दुरुस्त हो चुका है। उसके अलावा आगे जिससे आप कहें कि शिक्षा, जैसे आप कहें किताब है कि शिक्षा की स्थिति में, तो शिक्षा की स्थिति में आपको बताते हैं कि नीतीश जी के ही राज्य में कम से कम +2 विद्यालय हर पंचायत में व्यवस्था की गई ताकि बच्चियों को कहीं बाहर जाने में या कहीं बाहर जाने की वजह से असुविधा की वजह से नहीं जा पाए, इसलिए पंचायत स्तर पर +2 की व्यवस्था की गई। आने वाले समय में हम लोग प्रयास रहेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हर विधानसभा स्तर पर कम से कम सुनिश्चित, पीजी की पढ़ाई हर विधानसभा में करने के बाद, चूँकि सर्वे जो आ रहा था कि हमारे बिहार में अभी पोस्ट ग्रेजुएट लोग, मतलब उसको शॉर्ट में पीजी लोग समझेंगे, पीजी जो है, पीजी की पढ़ाई पूरे बिहार में इसका अभी परसेंटेज जो है तो बिल्कुल कम है, हर राज्यों से भी पिछड़ा है। तो हम आने वाले समय में हम लोगों का ये डिमांड रहेगा सरकार से भी कि हर प्रखंड विधानसभा स्तर पर, अगर प्रखंड लेवल पढ़ने हो तो कम से कम विधानसभा स्तर पर पीजी की पढ़ाई सुनिश्चित। ये महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कि हर विधानसभा में स्नातकोत्तर की शिक्षा हो ताकि बिहार के लोग जो कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर नहीं कर पाते हैं उनको दूर के अनुमंडल में या फिर जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है। जिला मुख्यालय में भी व्यवस्था नहीं, जिला मुख्यालय में भी स्नातकोत्तर की सभी महाविद्यालय नहीं होती है। पहले पीजी की पढ़ाई हम लोगों के जिला स्तर पर भी नहीं थी, हाल फिलहाल से जिला स्तर पर सुविधा जो है सो मुहैया किया गया है। उसकी पढ़ाई अब कैलस कॉलेज में शुरू होगी, जिला स्तर पर उसकी पढ़ाई, लेकिन यह प्रखंड स्तर तक हो। और दूसरी बात शिक्षा, जिसके लिए हम लोगों को पटना जाना पड़ता है लोगों को, उसकी व्यवस्था हर प्रखंड स्तर का जो चिकित्सालय है उसमें उसकी व्यवस्था सुनिश्चित है। फिर आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, प्रखंड लेवल के हॉस्पिटल में जाइए आप, खून जांच, ECG वगैरह ये सब सारा व्यवस्था, और आज सब जगह बिल्डिंग बन के दुरुस्त हो गया है और दवा की भी व्यवस्था है। व्यवस्था एक आम लोगों को जो सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, मोदी जी बात करते हैं, तो उस सब की व्यवस्था चल रहा है जो इस पर धीरे धीरे। और ये भी रहेगा कि बेरोजगारी, तो क्या पलायन रुकेगा इस बार बिहार में? पलायन, या बिहार से अभी पर्व के दिन है, लोग वहाँ से आने के लिए कितना मारामारी, 25,000 तक प्लेन के किराया हो गया, ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है, तो क्या ये पलायन रुकेगा? छठ में आने वाले लोग, यहाँ वोट करने वाले लोग, बाहर में रहने वाले लोग, क्या हमारी बेरोजगारी दूर होगी? देखिए, पलायन एक बात है, एक जो मजदूर किस्म के लोग जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं उसको मजदूरी की व्यवस्था बिहार में हो। आपके विधानसभा में भी तो प्लांट लग रहा है सर, अडानी ग्रुप का। बिल्कुल लग रहा है, और अभी चूँकि अभी तो कंस्ट्रक्शन में है, समझ गए ना, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो सीमेंट का उद्योग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तब जाके देखिए कि हमारे बाजार के व्यापारियों के चेहरा पर कितनी चमक आ गई है जब ये इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। और तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ रोजगार सृजन होगा। ये विश्वास है कि यहाँ के लोकल स्तर पर भी लोगों को रोजगार। इस बार एनडीए को कितना सीट दे रहे हैं सर? हमको लग रहा है कि 2010 वाली स्थिति अब रहने वाला है। 2000 फिर से रिपीट होने 2010 फिर से 2010 से फिर से रिपीट होगी, चूँकि 2020 में जो था, जिस प्रकार के आपसी समन्वय अभी जो गठबंधन का बना है, इस तरह का आपसी समन्वय 2020 में नहीं बन सका था। अगर जो समन्वय बना है 2025 में, ये निश्चित तौर पर से ये दर्शाता है कि 2010 में जो स्थिति एनडीए का था वो स्थिति अब पुनः एनडीए गठबंधन का होने। चलिए, बारसालीगंज से विधायक, वर्तमान विधायक अरुणा देवी, पति
अखिलेश सरदार जी हैं, जो कि हमारे साथ बातचीत किए। बातचीत के दरमियान विभिन्न मुद्दों जैसे कि पढ़ाई, दवाई, शिक्षा और अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए विशेष बल देने के लिए, या सभी पूरे बिहार में हर प्रखंड तक शिक्षा का स्तर में सुधार हो, जिसके लिए स्नातकोत्तर जैसे महाविद्यालय का स्थापना करवाना, ये सब इनकी प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे साथ आपने बातचीत किया, समय दिया सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ मैं मुरारी सुमन, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।